आज का टॉपिक है हमारा 6th नंबर आपके एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग। टॉपिक का नाम है नेशनलिज्म एंड इम्पेरियलिज्म। देखिए, नेशनलिज्म का मतलब समझ आता है आपको, देशभक्ति, देश प्रेम, देश से लगाव होना, वही हमारा कहलाता है नेशनलिज्म। एंड इम्पेरियलिज्म का मतलब क्या होता है बताते हैं। इम्पेरियलिज्म का मतलब होता है जब एक कंट्री छोटे छोटे कंट्री को अपने कब्जे में लेना शुरू कर दे, है ना, अपना पावर वहाँ पे बढ़ाने लगे, अपना कब्जा बढ़ाने लगे, उसी को कहते हैं हम लोग इम्पेरियलिज्म। और इम्पेरियलिज्म का हिंदी में हम लोग कहते हैं साम्राज्य। क्या कहेंगे? साम्राज्य कहेंगे। चलिए अब जरा समझिएगा यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे क्या बात होने जा रहा है। पहला बात तो नेशनलिज्म, ये पूरा का पूरा चैप्टर हमारा नेशनलिज्म के ऊपर ही डिपेंड था, यानी कि पूरा का पूरा नेशनलिज्म के ऊपर ही बेस्ड था। इम्पेरियलिज्म का मतलब होता है जब एक बड़ा कंट्री छोटे छोटे कंट्री को अपने कब्जे में लेना शुरू करे, अपना पावर बढ़ाने लगे, अपना एक्सपेंशन करने लगे, उसी को हम लोग कहते हैं इम्पेरियलिज्म। ठीक है, तो ऐसा भी दौर हमको देखने को मिला था यूरोप में। यानी कि नेशनलिज्म तो आपने देख लिया, इम्पेरियलिज्म भी एक समय में यूरोप में देखा गया था। मतलब कि एक बड़ा बड़ा कंट्री जो है छोटे छोटे कंट्री को अपने अंडर में लेना चाहते थे, उसके पावर को हटा के अपना पावर वहाँ पे इस्टेब्लिश करना चाहते थे, उसी को हम लोग कहेंगे इम्पेरियलिज्म। चलिए डिस्कस करते हैं कि आखिर क्या कारण था, क्या रीजन था, जरा देखते हैं ध्यान से। इसके अंदर टॉपिक हमारा बन सकता है कि दी बल्कान इशू वाज वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914, एक्सप्लेन हाउ। इस प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, यानी कि आपसे पूछेगा कि बल्कान का जो इशू था उसी के वजह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, कैसे हुआ बताइए जरा ध्यान से, है ना। तो यहाँ पे इस टॉपिक को हम लोग जब पढ़ेंगे ना, आपको ये भी मालूम चलेगा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्यों हुआ था। हम लोग जानते हैं कि आज तक दुनिया में 2 बड़ा युद्ध हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, लेकिन पहला हमारा यह जानना पड़ेगा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आखिर हुआ क्यों था, वो आपको यहीं पर पता चलेगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। इम्पेरियलिज्म का मतलब हमने आपको बता दिया, एक बार डेफिनेशन भी देख लीजिए। व्हेन अ लार्ज नेशन, यानी कि कंट्री, व्हेन अ लार्ज नेशन भी आप बोल सकते हैं या फिर व्हेन अ लार्ज कंट्री भी बोल सकते हैं। तो व्हेन अ लार्ज नेशन बिगिंस टू ऑक्यूपाई स्मॉलर नेशंस टू एक्सपेंड इट्स टेरिटरीज एंड पावर इज नोन एज इम्पेरियलिज्म। वही बात है जो हमने आपको बताया कि जब एक बड़ा कंट्री छोटे मोटे कंट्री को अपने अंडर में लेना शुरू कर दे, अपने पावर को बढ़ाने लगे, वहाँ पे अपना दायरा बढ़ाने लगे, है ना, लोगों को टॉर्चर करने लगे बेसिकली, तो वही हमारा सिस्टम कहलाता है इम्पेरियलिज्म। इसको हम लोग कहते हैं साम्राज्यवाद। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ा जाए। फिर देखो उसके बाद लिखा हुआ है, यहाँ से हमारा शुरू होता है। द बल्कान्स वॉज अ रीजन ऑफ जोग्राफिकल एंड इथनिक वेरिएशन comprising modern day Romania, Bulgaria, Albania, Greece, Macedonia, Croatia, Bosnia Herzegovina, Slovenia, Serbia and Montenegro, whose inhabitants were broadly known as the Slavs। अब जरा समझिए यहाँ पे ध्यान से। आज के ज़माने में, यानी कि आज के टाइम पे जिस नाम से हम लोग इस जगह को जानते हैं, जैसे रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, ग्रीस, मैकेडोनिया, क्रोएटिया, इस नाम से हम लोग आज जानते हैं ना, ये सारा का सारा जगह ना पहले एक ही कहलाता था, उसको नाम देते थे हम लोग बल्कान्स। क्या नाम देते थे? बल्कान्स। यानी कि आज आप यूरोप के मैप को उठा के देखेंगे तो उसमें आपको ये सब जगह मिल जाएगा। रोमानिया मिलेगा, बुल्गारिया, अल्बानिया, ग्रीस, मैकेडोनिया, क्रोएटिया, बोस्निया हर्जेगोविना, उसके बाद फिर स्लोवेनिया, सर्बिया एंड मॉन्टीनेग्रो, ये सब का सब आपको आज के दौर में मिल जाएगा यूरोप के मैप में। ठीक है, लेकिन ये पहले ना ये सब के सब एक ही हुआ करते थे और उनको हम लोग एक साथ कहते थे बल्कान्स। कोई दिक्कत नहीं। और बल्कान्स जो है ना पूरी तरीके से जोग्राफिकल एंड इथनिक वेरिएशन था वहाँ पे। मतलब जोग्राफिकल एंड इथनिक वेरिएशन का मतलब यहाँ पे है, पहले जोग्राफिकल का मतलब समझिए। जोग्राफिकल का मतलब यहाँ पे ये था कि हर जगह अलग अलग था। कहीं पर ठंडा बहुत है, कहीं पे गर्मी बहुत है, कहीं पे पहाड़ वाला इलाका है, कहीं पे डेजर्ट वाला इलाका है, इस प्रकार का वहाँ पे माहौल था। और दूसरा बात इथनिक वेरिएशन था, मतलब कि हर एक प्रकार के लोग रहते थे, अलग अलग प्रकार के लोग, अलग अलग रंग के, अलग अलग रिलीजन के, अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले, अलग अलग फेस्टिवल मनाने वाले, अलग अलग कॉस्ट्यूम पहनने वाले, हर प्रकार के लोग वहाँ पे रहते थे। इसी को कहते हैं हम लोग इथनिक वेरिएशन। मतलब कि बल्कान्स में अलग अलग प्रकार के लोग रहते थे और बल्कान्स बेसिकली हम लोगों का आज के समय में ये सब जगह है। ठीक है, आज हम लोग इस जगह के नाम को जानते हैं, लेकिन ये सब पहले बल्कान कहलाता था। आगे बढ़ते हैं, फिर क्या हुआ इसके बारे में देखो। अ लार्ज पार्ट ऑफ द बल्कान्स वेर अंडर द कंट्रोल ऑफ द ऑटोमन एम्पायर। और बल्कान्स का लगभग 90% हिस्सा जो था ना वो ऑटोमन एम्पायर के कंट्रोल में था। अच्छा हाँ, बल्कान्स के सारे लोग अपने आप को किस नाम से जानते थे? स्लेव्स के नाम से जानते थे, यानी कि अपने आप को वो गुलाम समझते थे। क्यों गुलाम समझते थे? क्योंकि बल्कान के ऊपर किसका कंट्रोल था?
ऑटोमन एम्पायर का कंट्रोल था। ठीक है, तो देखिए 90% बल्कान के हिस्से पे उस समय पे ऑटोमन एम्पायर का कंट्रोल था, और ऑटोमन एम्पायर के जो रूलर थे वो कौन थे बेसिकली, एक मुस्लिम थे। कोई दिक्कत इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। द स्प्रेड ऑफ द आइडियाज ऑफ नेशनलिज्म इन द बल्कान्स मेड दिस रीजन वेरी एक्सप्लोजिव। अब जरा बताइए कि बल्कान के ऊपर कंट्रोल किसका है? ऑटोमन एम्पायर का है। और जैसे जैसे ऑटोमन एम्पायर में नेशनलिज्म की फीलिंग बढ़ी, यानी कि नेशनलिज्म का जो आइडिया था वो जैसे जैसे बल्कान में धीरे धीरे फैलता गया, वो बल्कान रीजन और ज़्यादा एकदम एक्सप्लोजिव होने लगा। मतलब कि अब जरा समझिएगा ध्यान से, बल्कान के ऊपर कंट्रोल किसका था? ऑटोमन एम्पायर का, है ना। ऑटोमन एम्पायर के रूलर कौन थे? बेसिकली एक मुस्लिम थे, तो वो बहुत टॉर्चर करते होंगे लोगों के ऊपर, है ना। लेकिन जैसे जैसे बल्कान के अंदर नेशनलिज्म वाला जो आइडिया था वो धीरे धीरे फैलने लगा, जिस तरीके से हर एक जगह पे फैल रहा था, वैसे जब नेशनलिज्म का आइडिया बल्कान में आने लगा तो बल्कान में रहने वाले हर एक प्रकार के लोग भी क्या सोचने लगे कि हमको भी अब चाहिए आज़ादी, डेमोक्रेसी चाहिए। तो वो भी अब क्या करना चाहते थे? ऑटोमन एम्पायर के कंट्रोल से निकलना चाहते थे। ठीक है, लेकिन देखते हैं फिर आगे क्या हुआ। वन बाय वन बल्कान स्टेट्स ब्रोक अवे फ्रॉम इट्स कंट्रोल एंड डिक्लेयर इंडिपेंडेंस। और एक एक करके बल्कान के अंदर में जो भी जगह थे, जो भी स्टेट्स थे, वो सब क्या करने लगे? एक एक करके अपने आप को आज़ाद घोषित करने लगे। ठीक है, वो उनका मानना यह था कि अब हम और ना ऑटोमन एम्पायर के अंडर में नहीं रह सकते हैं, क्योंकि वो टॉर्चर बहुत करते थे लोगों को, राइट प्रोवाइड नहीं करते थे। तो वैसी बात है भाई, आज़ादी सबको अच्छा लगता है ना। तो एक एक करके बल्कान में जितने भी जगह थे उस समय पे सब अपने आप को आज़ाद कर लिए। ठीक है, अपने आप को इंडिपेंडेंस घोषित कर दिए। आगे देखो फिर क्या हुआ। द बल्कान स्टेट्स वेर फाइटसली जेलस ऑफ ईच अदर एंड वांटेड टू गेन मोर टेरिटरी एट द एक्सपेंस ऑफ द अदर्स। जैसा कि हमने आपको बताया, बल्कान अलग अलग जगहों का पार्ट था, यानी कि अलग अलग जगहों को बेसिकली जिस नाम से हम लोग आज जानते हैं, जैसे क्या क्या नाम था भाई? रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, ग्रीस, मैकेडोनिया, क्रोएटिया, और कुछ यहाँ पे भी लिखे हुए हैं। ये सब ना आपस में एक दूसरे से जलते थे, बहुत जलते थे। ये सब आपस में जलते थे और चाहते ये थे कि हमको ना ज़्यादा एरिया मिल जाए, मेरा कंट्रोल ज़्यादा हो जाए। यानी कि एक जगह, यानी कि एक कंट्री, एक एरिया दूसरे एरिया पे हमला करके उसको जीतना चाहता था। वही यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो, द बल्कान स्टेट्स वेर फाइटली जेलस ऑफ ईच अदर एंड वांटेड टू गेन मोर टेरिटरी एट द एक्सपेंस ऑफ द अदर्स। तो हर कोई चाहता था कि हमारा एरिया जो है वो बढ़े, हमारा कंट्रोल बढ़े। यानी कि हर कोई एक दूसरे से जलता था। बल्कान के अंदर जो भी स्टेट्स थे वो सब एक दूसरे से जलता था। इसका फिर रिजल्ट क्या निकला भाई, जरा देखो ध्यान से। रसिया, जर्मनी, इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रो हंगरी वेर ऑल्सो इंटरेस्टेड इन द बल्कान्स बिकॉज बल्कान्स हैव वास्ट रिसोर्सेज। अब जरा देखिए, बल्कान्स के बाहर जो अलग अलग कंट्री थे, जैसे रसिया हो गया, जर्मनी हो गया, इंग्लैंड हो गया, ऑस्ट्रो हंगरी हो गया, ये सब बल्कान के बाहर वाले कंट्री है। ये सब बल्कान में नहीं आते थे पहले। अब इन सब का भी जो है ना लालच धीरे धीरे बल्कान के प्रति बढ़ने लगा। क्यों मालूम है? क्योंकि बल्कान में ना बहुत रिसोर्स था। बल्कान में रिसोर्स बहुत था, इतना ज़्यादा रिसोर्स था, इतना ज़्यादा रिसोर्स था कि इन लोगों को भी रहा नहीं गया। इन लोगों को भी लगा कि भाई चलो क्यों ना हम भी अपना हाथ आजमा लें एक बार, क्या पता है बल्कान के ऊपर हमारा कंट्रोल हो गया तो उसका अधिकतर रिसोर्स हमारे कंट्रोल में आ जाएगा, है ना। तो ये लोग भी चाहते थे बल्कान के ऊपर कब्जा करना, क्योंकि बल्कान के पास रिसोर्स बहुत ज़्यादा था। आगे देखते हैं फिर क्या हुआ, देखो। ऑल दीज कंट्रीज वांटेड टू एक्सटेंड देयर ओन एरिया ऑफ कंट्रोल इन द बल्कान। तो ये सबके सब कंट्री क्या चाहते थे? जैसे रसिया हो गया, जर्मनी हो गया, इंग्लैंड हो गया, ऑस्ट्रो हंगरी हो गया, ये सब तो चाहते थे अपने एरिया को वहाँ पे बढ़ाने के लिए, अपना कंट्रोल वहाँ पे बढ़ाने चाहते ही थे। लेकिन जो बल्कान के स्टेट्स थे वो भी तो चाहते थे। यानी कि हर कोई क्या चाह रहा है? हमारा कंट्रोल वहाँ पे बढ़े बल्कान में, बिकॉज बल्कान हैव वास्ट रिसोर्सेज। बल्कान के पास बहुत रिसोर्स था, बहुत ज़्यादा रिसोर्स था। आगे देखते हैं क्या हुआ भाई फिर। There were intense rivalry among these countries over trade, colonies, naval might and military might। और ये सब के सब आपस में ना बहुत ज़्यादा लड़ते झगड़ते थे। इन सब का मानना यह था कि बल्कान के ऊपर हम ट्रेड करेंगे, वहाँ पे हम कॉलोनी बनाएंगे, यानी कि हमारा कंट्रोल होगा। वहाँ के नेवी माइट, नवल माइट का मतलब वहाँ के समुद्र वाले इलाके पे हमारा कंट्रोल होगा, वहाँ के मिलिट्री पे हमारा कंट्रोल होगा। यानी कि हर कंट्री चाहता था कि वहाँ का कंट्रोल हमारे हाथ में आ जाए। तो जरा सोचिए, रसिया, जर्मनी, इंग्लैंड और ऑस्ट्रो हंगरी उस समय पे छोटे मोटे कंट्री नहीं हुआ करते थे, बहुत बड़े हुआ करते थे। जब इतना बड़ा बड़ा कंट्री आपस में जेलस महसूस कर रहा है, अपने कंट्रोल को वहाँ पे बढ़ाना चाह रहा है, सब कोई चाह रहा है, तो बताइए इन सब के बीच में झगड़ा होगा कि नहीं होगा?
बिल्कुल झगड़ा होगा। आखिरकार क्या होता है, ऑल दीज इवेंट्स अल्टीमेटली ट्रिगर्ड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट था। और इन्हीं झगड़ों के वजह से, इन्हीं 4-5 कंट्री के वजह से वहाँ पे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गया। तो जो हम लोग बोलते हैं ना कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, तो क्यों हुआ मालूम चल गया? क्यों हुआ? कोई भी चलते फिरते पूछे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्यों हुआ, तो आप बताइएगा कि देखो भाई, उस समय पे यूरोप में एक जगह हुआ करता था जिसका नाम था बल्कान, है ना। और बल्कान के पास जो है ना बहुत रिसोर्स था, बहुत ज़्यादा रिसोर्स था। और उस रिसोर्स पे कब्जा करना चाहता था कौन? रसिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो हंगरी, और ये सबके सब पावरफुल कंट्री थे उस समय पे। और चूंकि हर कोई कंट्रोल अपना आजमाना चाहता था वहाँ पे, जिसके वजह से इन सभी में क्या हो गया, झगड़ा हो गया। झगड़ा बेसिकली हाथापाई नहीं हुआ, थप्पड़ मारा मारी नहीं हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गया। सोचो इतना भयंकर युद्ध हुआ हमारा, है ना। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो 1914 में शुरू हुआ, वो इन्हीं कारणों की वजह से हुआ। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का सेंटर कौन था? बल्कान था। कोई दिक्कत इसमें? चलो, तो ये टॉपिक हमारा खत्म होता है और इसी टॉपिक के साथ हमारा ये चैप्टर भी खत्म होता है। अच्छा हाँ, एक बात याद रखिएगा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 4 साल चला था। 1914 से लेकर 1918 तक चला था, 4 साल। ये चारों आपस में कंट्री जो है आपस में लड़ते झगड़ते रहे। हाँ, इसमें कुछ और कंट्री बाद में शामिल हुए थे, वो हम लोग आगे बाद में पढ़ेंगे, किसी क्लास में टाइम मिलेगा तो आपको बता देंगे। लेकिन अब आपको मालूम चल गया कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्यों हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो यहीं पे हमारा ये चैप्टर पूरी तरीके से ख़त्म होता है। कहीं पे भी कोई डाउट रहा आप लोगों को, ऑफलाइन वाले बच्चे, है ना, हाँ, ऑनलाइन वाले बच्चे, यदि आप लोगों को इस चैप्टर में कहीं पर भी किसी भी टॉपिक में कोई डाउट रहा होगा तो आप लोग एक बार कमेंट कर लीजिएगा। आपके कमेंट की हम लोग कोशिश करते हैं कि आपके कमेंट का जवाब दिया जाए। हम लोग अपने अगले वाले क्लास में मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ और एक नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।